किसी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करना ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि गुस्से में या किसी वजह से हमने शिकायत कर तो दी, पर कुछ दिन बाद अगर मामला सुलझ जाए तो क्या हम उसे वैसे ही वापस ले सकते हैं जैसे दर्ज कराई थी? हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। आमतौर पर जवाब हाँ लगता है ना। हाँ। लेकिन क्या वाकई इतना सीधा है? आज हमें जो स्रोत मिले हैं वे भारतीय कानून के इसी पहलू की बहुत गहरी पड़ताल करते हैं, खासकर नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के आने के बाद। बिल्कुल। और देखिए, इसमें सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि जिस पल आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो मामला सिर्फ आपका या दूसरे पक्ष का नहीं रह जाता। अच्छा। वो राज्य बनाम अभियुक्त का मामला बन जाता है। और यहीं से पूरी डायनामिक्स बदल जाती है। मतलब ये पर्सनल नहीं रहता, पब्लिक हो जाता है। एग्जैक्टली। अब शिकायत वापस लेना आपकी मर्जी पर उतना निर्भर नहीं करता जितना इस बात पर कि मामला किस स्टेज पर है, अपराध कितना गंभीर है, और सबसे जरूरी, अदालत का विवेक क्या कहता है। वाह, तो ये बात है। इसका मतलब FIR दर्ज होना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है। तो आज हम इसी सफर को समझेंगे। FIR से पहले क्या होता है, FIR के बाद क्या बदलता है, और हम उन बड़े अदालती फैसलों को भी देखेंगे जिन्होंने इन नियमों को एक शक्ल दी है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए दो पड़ोसियों में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि एक ने दूसरे पर हमला करने की शिकायत पुलिस में कर दी, लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। ये पहला चरण है। इस स्टेज पर क्या होता है? ये गोल्डन आवर है, समझौता करने का सबसे अच्छा समय। गोल्डन आवर। हाँ, इस स्तर पर पुलिस सिर्फ एक शुरुआती जांच कर रही होती है। शिकायतकर्ता सबसे मजबूत स्थिति में होता है। अगर दोनों पड़ोसियों में बात हो जाती है, वे हाथ मिला लेते हैं और पुलिस को बता देते हैं कि भाई हमारा समझौता हो गया है, तो मामला खत्म। तो पुलिस आमतौर पर मामले वहीं रफा दफा कर देती है और FIR दर्ज नहीं करती। कानूनी मशीनरी अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई है। लेकिन क्या इसमें कोई लेकिन भी है? मतलब क्या पुलिस कह सकती है कि नहीं, समझौता हो गया तो क्या, हम तो FIR करेंगे? हाँ, एक लेकिन है। अगर पुलिस को लगता है कि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है, जैसे मान लीजिए उस झगड़े में कोई गंभीर हथियार इस्तेमाल हुआ हो या मामला किसी बड़े संगठित अपराध का हिस्सा लगे, तो पुलिस शिकायतकर्ता की इच्छा के विरुद्ध भी FIR दर्ज कर सकती है। अच्छा। क्योंकि तब पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ उन दो पक्षों के प्रति नहीं, बल्कि पूरे समाज के प्रति होती है। समझ गया। तो असली लक्ष्मण रेखा FIR ही है। अब मान लीजिए कि उन पड़ोसियों का समझौता नहीं हुआ और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अब एक हफ्ते बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे हाथ में एक समझौता पत्र लेकर थाने पहुंचते हैं। अब क्या होगा? अब सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ? हाँ, FIR दर्ज होते ही वो पार्किंग का झगड़ा एक व्यक्तिगत विवाद नहीं रहा, वो अब स्टेट मैटर यानी राज्य का मामला बन गया है। ओके। इसका मतलब है कि अब केस को आगे बढ़ाने वाली पार्टी राज्य है, जिसका प्रतिनिधित्व सरकारी वकील करता है, और जो शिकायत करता था यानी वो पड़ोसी, हाँ। वो अब सिर्फ एक प्रमुख गवाह है। उसकी भूमिका बहुत सीमित हो गई है। मतलब वो जो समझौता पत्र लेके गए हैं उसकी कोई कीमत नहीं? सीधे तौर पर पुलिस के लिए नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पुलिस में एफिडेविट देने से FIR वापस हो जाती है। अच्छा। पुलिस के पास FIR रद्द करने का अधिकार होता ही नहीं है। एक बार FIR दर्ज हो गई तो उसे सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। तो FIR एक तरह से वो लकीर है जिसे पार करने के बाद शिकायतकर्ता का कंट्रोल लगभग खत्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कि महीने बीत गए, पुलिस की जांच भी पूरी हो गई, चार्जशीट बन गई और मामला कोर्ट पहुंच गया। अब तो शिकायतकर्ता पूरी तरह से शक्तिहीन है, या तब कोई और रास्ता खुलता है? यहाँ एक नया रास्ता खुलता है, लेकिन उस रास्ते पर गाड़ी चलाने का अधिकार अब पूरी तरह से कोर्ट के पास है। इस स्टेज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 359 लागू होती है, जो पुराने CRPC की धारा 320 थी। जी, और ये धारा बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये कानून की समझदारी को दिखाती है। कानून कहता है कि हर अपराध एक जैसा नहीं होता। सही बात है। इसलिए हर अपराध में समझौता करने की प्रक्रिया भी एक जैसी नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये धारा अपराधों का वर्गीकरण करती है? बिल्कुल। ये अपराधों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटती है। पहली सूची उन अपराधों की है जिन्हें राजीनामा योग्य यानी कंपाउंडेबल कहते हैं। इसमें छोटे मोटे अपराध आते होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये ऐसे अपराध हैं जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं, जैसे मानहानि या कोई मामूली मारपीट।
इनमें दोनों पक्ष अदालत में एक आवेदन देते हैं और अदालत आमतौर पर आसानी से मामला खत्म कर देती है। ठीक है, ये तो समझ आया। और दूसरी सूची? दूसरी सूची में वो अपराध हैं जिनमें राजीनामा तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ अदालत की अनुमति से। हमारे पड़ोसियों वाले केस में अगर हमला थोड़ा गंभीर था तो वो शायद इसी श्रेणी में आएगा। तो यहाँ कोर्ट क्या देखता है? यहाँ कोर्ट सिर्फ समझौता पत्र नहीं देखता, वो ये सुनिश्चित करता है कि समझौता स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव, धमकी या लालच के हुआ है। जज दोनों पक्षों से बात करके अपनी तसल्ली करते हैं। और तीसरी सूची? जाहिर है इसमें सबसे गंभीर अपराध होंगे। हाँ, तीसरी श्रेणी उन अपराधों की है जिनमें ट्रायल कोर्ट के स्तर पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये हैं गैर समझौता योग्य या नॉन कंपाउंडेबल अपराध, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती। ये हुआ कि अगर अपराध गंभीर है तो समझौते के सारे दरवाजे बंद है, भले ही दोनों पक्ष असल में सुलह करके आगे बढ़ना चाहते हो। सारे दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन एक खास दरवाजा है जो सिर्फ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में खुलता है। अच्छा। इसके लिए BNSS की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट को कुछ अंतर्निहित शक्तियां दी गई हैं। ये शक्तियां न्याय के हित को सुनिश्चित करने के लिए हैं। और हाई कोर्ट क्या देखकर फैसला करता है? हाई कोर्ट एक तरह से तराजू पर तौलता है, एक पड़ले में अपराध की गंभीरता और उसका असर, और दूसरे में पक्षकारों के बीच हुआ समझौता। अगर अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति का है और अदालत को लगता है कि केस चलाने से सिर्फ कड़वाहट बढ़ेगी, तो वो कार्रवाई रद्द कर सकती है। लेकिन अगर अपराध का सामाजिक प्रभाव ज्यादा है तो फिर निजी समझौते को कोई महत्व नहीं दिया जाता। एक और स्थिति है, कई बार पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर देती है। जी। तब लोग सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करते हैं। उसे प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, है ना? जी, परिवाद। अगर उस मामले में समझौता हो जाए तो? हाँ, ये एक अलग रास्ता है। इसमें शिकायतकर्ता BNSS की धारा 280 के तहत अपनी शिकायत वापस लेने के लिए आवेदन दे सकता है। लेकिन यहाँ भी यह एक अधिकार नहीं है, ये अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर अदालत की भूमिका ही केंद्रीय है, और ये नियम रातों रात नहीं बने होंगे। स्रोतों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण अदालती फैसलों का जिक्र है। हाँ, और यही सबसे आकर्षक हिस्सा है कि कैसे अदालतों ने समय के साथ निजी हितों और सार्वजनिक न्याय के बीच संतुलन बनाया है। इसमें BS जोशी बनाम हरियाणा राज्य का 2003 का मामला एक मील का पत्थर है। ये मामला धारा 498A यानी दहेज प्रताड़ना से जुड़ा था, राइट? जो एक बहुत ही संवेदनशील और गैर समझौता योग्य अपराध है। बिल्कुल। उस समय एक बड़ा सवाल था कि क्या धारा 498 जैसे मामले में समझौता हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत व्यावहारिक नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि जब विवाद मुख्य रूप से पति पत्नी या परिवार के बीच का हो और अब उन्होंने आपस में समझौता कर लिया है, तो ऐसे में भी केस को जबरदस्ती चलाना न्याय का मजाक बनाने जैसा होगा। लेकिन अपराध तो नॉन कंपाउंडेबल था, तो कोर्ट ने कानून को कैसे इंटरप्रेट किया? यहीं पर हाई कोर्ट की धारा 482, जो अब BNSS की 528 है, उसकी अंतर्निहित शक्तियों का महत्व सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 320, जो समझौता योग्य अपराधों की सूची देती है, वो हाई कोर्ट की इन विशेष शक्तियों पर रोक नहीं लगा सकती। अच्छा। अगर न्याय की मांग है कि मामला खत्म हो, तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, खासकर जब मामला निजी प्रकृति का हो। तो क्या इस BS जोशी वाले फैसले ने गंभीर अपराधों में भी समझौते का रास्ता खोल दिया? मेरा मतलब है, क्या लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल नहीं शुरू किया होगा? ये एक बहुत वाजिब चिंता थी, और इसी को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य 2012 के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। उन्होंने क्या कहा? कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने साफ किया कि गंभीर और जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार या भ्रष्टाचार, जिनका समाज पर गहरा असर होता है, उन्हें सिर्फ इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता कि पार्टियों ने समझौता कर लिया है, क्योंकि वो अपराध समाज के खिलाफ है। बिल्कुल। तो ज्ञान सिंह केस ने BS जोशी के सिद्धांत को सीमित कर दिया, उसे और ज्यादा संतुलित बनाया। उसने ये साफ कर दिया कि हाई कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखकर करेगा। एक और पहलू है जो अक्सर विवादों में रहता है, सरकारी वकील द्वारा केस वापस लेना। इसमें तो राजनीतिक दुरुपयोग की बहुत आशंका रहती होगी। आशंका बिल्कुल रहती है, और इसी के लिए अदालतें बहुत सख्त हैं। शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य का 1987 का मामला इस पर एक क्लासिक फैसला है। क्या हुआ था उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी वकील केस वापस लेने का फैसला सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक हित में कर सकता है, किसी राजनीतिक दबाव या फायदे के लिए नहीं। और अदालत को सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम नहीं करना है,
उसे स्वतंत्र रूप से अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा। क्या हाल फिलहाल में भी ऐसा कोई मामला सामने आया है जहां अदालत ने सरकार को रोका हो? हाँ, केरल राज्य बनाम के अजीत का 2021 का मामला इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। ये विधानसभा में तोड़फोड़ वाला मामला था? जी, इसमें 2015 में केरल विधानसभा में हुई तोड़फोड़ से जुड़ा केस था, जिसे सरकार वापस लेना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन के अंदर किया गया आपराधिक कृत्य सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये उनकी सार्वजनिक जवाबदेही से भी जुड़ा है। इसे वापस लेने से यह संदेश जाएगा कि विधायक और सांसद कानून से ऊपर हैं। ये तो जवाबदेही तय करने वाला एक बहुत बड़ा फैसला है। अब आखिर में उस स्थिति पर आते हैं जब किसी को लगता है कि उस पर हुई एफआईआर ही झूठी है। क्या उसे रद्द करवाने का भी कोई तरीका है? हाँ, और ये भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बहुत जरूरी सेफ्टी वॉल्व है। इसके लिए हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल का 1992 का मामला आज भी बाइबल की तरह है। अच्छा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 ऐसी श्रेणियां बताईं जिनके आधार पर हाईकोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एफआईआर को शुरुआत में ही रद्द कर सकता है। वो 7 श्रेणियां क्या हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे पहली श्रेणी है कि अगर एफआईआर में लगाए गए आरोपों को जस का तस पढ़ भी लिया जाए तो भी कोई अपराध बनता ही ना हो। या एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी ये है कि अगर शिकायत स्पष्ट रूप से बदला लेने की भावना से की गई हो। और क्या इस पर कोई नया विकास हुआ है? हाँ, ये सिद्धांत और भी मजबूत हुए हैं। हाल ही के प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के 2025 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की प्रक्रिया को और व्यवस्थित करते हुए एक 4 चरणीय परीक्षण तैयार किया है, जो भजन लाल के सिद्धांतों पर ही आधारित है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है, एक आपराधिक शिकायत को वापस लेना कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है। एक बार आपने एफआईआर का बटन दबा दिया तो कंट्रोल आपके हाथ से निकलकर राज्य और न्यायपालिका के पास चला जाता है। सार यही है। ये निजी समझौते और सार्वजनिक न्याय के बीच एक निरंतर संतुलन का खेल है। अदालतें निजी मामलों में समझौते को प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन वही अदालतें समाज के प्रहरी के रूप में यह भी सुनिश्चित करती हैं कि गंभीर अपराधों को निजी समझौतों की आड़ में दबाया न जा सके। कानून की नज़र में मामला खत्म होने के लिए सिर्फ आपसी रजामंदी काफी नहीं है, एक औपचारिक न्यायिक आदेश अनिवार्य है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की बात की। धारा संख्या बदल गई है, पर दशकों के इन न्यायिक फैसलों से जो सिद्धांत बने हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, निजी विवाद और समाज के विरुद्ध अपराध की परिभाषा भविष्य में कैसे विकसित होगी? क्या एक ऑनलाइन फ्रॉड आज निजी विवाद है या समाज के विरुद्ध अपराध? हमारी अदालतें इन नई चुनौतियों के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगी?